हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानवीर चंदन पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का, जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं। ये क्लास 6 के मैथ का चैप्टर नंबर 2 है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम जब गिनना प्रारंभ करते हैं तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से हम गिनना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब हम गिनती स्टार्ट करते हैं और अनंत तक गिनते जाते हैं, तो ये जो गिनती वाली संख्या है, जिसको हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करके गिनते हैं, इसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर। ठीक है, और इस नेचुरल नंबर के बाद और पहले, जैसे कि 2 है, इस 2 के बाद क्या है, यानी कि परवर्ती 3, और 2 से पहले यानी कि पूर्ववर्ती क्या है 1, यानी कि ये क्या है पूर्ववर्ती, और ये क्या है परवर्ती। ठीक है, परवर्ती यानी कि आगे की संख्या, और पूर्ववर्ती मतलब पीछे की संख्या। तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती रहती है। तो अगर पूछे कि प्राकृत संख्या 1 के पूर्ववर्ती कौन सी संख्या होती है, तो वहाँ आंसर होगा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट ही होती है, तो इसके पूर्ववर्ती तो कोई संख्या होगी नहीं। ठीक है, हाँ, इसके परवर्ती हो सकती है, 1 के परवर्ती 2 होगी। ठीक, तो इसी तरह हम आगे देखते हैं कि यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है कि 19, 1997, 12,049, 1,00,000, बाकी इतना संख्या दिया गया और इसका पूर्ववर्ती और परवर्ती लिखने बोल रहा है। जैसे अब 19 है, तो 19 का परवर्ती क्या होगा और पूर्ववर्ती क्या होगा। 19 का परवर्ती क्या होगा 20, पूर्ववर्ती क्या होगा 18। ठीक है, इसी तरह 1997 है, इसका परवर्ती क्या होगा 1998, इसका पूर्ववर्ती क्या होगा 1996, यानी कि पूर्ववर्ती उससे एक पहली संख्या, परवर्ती यानी कि उससे एक बाद की संख्या। यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। तो इसी तरह यहाँ जो बताया गया कि संख्या 3 के एक पूर्ववर्ती है और एक परवर्ती है। 2 के बारे में आप क्या सोचते हैं, यानी कि 2 का एक पूर्ववर्ती और एक परवर्ती, यानी कि पूर्ववर्ती 1 है इसका, परवर्ती 3। ठीक है, तो क्या 1 के पूर्ववर्ती और परवर्ती दोनों है? हमने पहले ही बताया आपको कि 1 का पूर्ववर्ती अगर हमें पूछा जा रहा है, एक ये नेचुरल नंबर अगर है, ठीक है, नेचुरल नंबर अगर ये है, तो इसका परवर्ती क्या होगा 2, और पूर्ववर्ती नथिंग, कुछ नहीं। ठीक, यही अगर एक सीधा बोल दिया जा रहा है कि अगर 1 के पूर्ववर्ती क्या होगा और परवर्ती क्या होगा। यहाँ 1 के बारे में नहीं कुछ बोला जा रहा है कि नेचुरल नंबर है या क्या है, सिर्फ 1 बोला जा रहा है। तो 1 के पूर्ववर्ती क्या होगा, क्या होता है 0, और 1 के परवर्ती क्या होगा 2। वही अगर इसी 1 के बारे में अगर नेचुरल नंबर करके संबोधित करें, तब इसके पूर्ववर्ती कोई संख्या नहीं होगी, परवर्ती 2 होगी।
यही एक को अगर नेचुरल नंबर करके संबोधित अगर नहीं किया गया तो उस एक के पूर्ववर्ती और परवर्ती दोनों होगी। ठीक है, और यही नेचुरल नंबर है। ठीक, क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक, यह है नेचुरल नंबर। अगर इसी नेचुरल नंबर में यानी प्राकृत संख्या में शुरुआत में स्टार्टिंग में अगर 0 लगा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, पूर्ण संख्या। ठीक है, यानी कि जो संख्या 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से स्टार्ट हो और आगे बढ़ती जाए, जो 0 से स्टार्ट हो वो क्या होगी? पूर्ण संख्या। और जो 1 से स्टार्ट हो वो क्या होगी? प्राकृत संख्या। तो अब अगर 1 के बारे में यहाँ पूछा जाए कि 1 के पूर्ववर्ती या 1 क्या है? पूर्ण संख्या। तो इस एक पूर्ण संख्या जो है इसके परवर्ती और पूर्ववर्ती क्या है? तो इसके पूर्ववर्ती क्या होगा? 0 और परवर्ती क्या होगा? 2। तो यहाँ ये ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि एक अगर नेचुरल नंबर है यानी कि प्राकृत संख्या है तो इसका परवर्ती 2 होगा, पूर्ववर्ती नथिंग। ठीक है, और हमने अपने स्कूल के बच्चों की संख्या गिना। आप अगर गिन सकते हैं तो हम किसी शहर में रहने वाले व्यक्ति की संख्या भी गिन सकते हैं, हम भारत में रहने वाले व्यक्ति की संख्या गिन सकते हैं, विश्व की जनसंख्या गिन सकते हैं, आकाश में तारे या सिर पर बालों की संख्या गिन ना पाए, परंतु यदि अगर हम गिन पाए तो इनके लिए भी कोई संख्या अवश्य होगी। ठीक, तो आप अगर प्राकृत संख्या के बारे में अगर सोच रहे हैं तो क्या है? एक, और स्टार्ट होते हुए कहाँ जाएगी? अनंत तक जा सकती है। आप प्राकृत संख्या का जो सबसे बड़ी संख्या है वो आप ज्ञात नहीं कर सकते। अगर सबसे बड़ी संख्या आपने ज्ञात कर भी लिया, माना या आपने ज्ञात कर लिया, जो भी ज्ञात किया हो XYZ, आप फिर उसमें आप एक जोड़ देंगे, उससे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी कि जितनी भी संख्या आपने प्राप्त कर लिया है नेचुरल नंबर, उसमें अगर एक जोड़ देंगे फिर अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो नेचुरल नंबर या होल नंबर इसका कोई अंत नहीं है, आप जितनी चाहे उतनी संख्या बना सकते हैं। अगर आप इस पर अगर डिस्कस भी करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ऐसी क्वेश्चन है जिसका आप आंसर नहीं निकाल पाते। जैसे आपने तारों की संख्या गिनना चाहा, आप गिन नहीं पाएंगे, लेकिन अनंत तारे हैं। ठीक, बालों की संख्या अगर गिनना चाहा, आपकी एक गांव में कितने या एक शहर में जितने भी जनसंख्या है उसके बालों की संख्या सभी का जानना है तो वो भी आप नहीं गिन पाएंगे। यानी कि प्राकृत संख्या अनंत है। आप गिनते गिनते अगर बालों की संख्या गिनते अगर तारों की संख्या अगर गिन भी ले तो अनेक ऐसे तारे हैं, आप पता नहीं चलेगा और आप उनकी संख्या नहीं गिन सकते हैं। तो प्राकृत संख्या का कोई अंत नहीं है, ये अनंत है। आप जितनी चाहें उतनी बड़ी प्राकृत संख्या और नेचुरल नंबर और होल नंबर बना सकते हैं। ठीक है, होल नंबर आपको मैंने बता ही दिया क्या है। तो क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? अब बताइए, सभी प्राकृत संख्या अगर पूर्ण संख्या क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बढ़ती गई, तो क्या सभी प्राकृत संख्या? तो प्राकृत संख्या क्या है? ये, तो जितनी भी प्राकृत संख्या है वो होल नंबर में आएगी ही आएगी। क्यों? क्योंकि होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1000 12 जो भी हो वो प्राकृत पूर्ण संख्या है। तो उसमें 1 2 3 4 5 भी तो आती है ना, तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंदर समा जाएगी। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के अंदर नहीं समाएगी। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या 1 2 3
4 5 6 1 से स्टार्ट होती है, और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, और 0 इसमें नहीं होती है, इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। सबसे छोटी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इन्फिनिटी, अनंत। हम वो ज्ञात नहीं कर सकते। जितनी भी बड़ी पूर्ण संख्या आप ज्ञात कर ले, उसमें +1 कर दे, तो आप उससे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि आप पूर्ण संख्या हो प्राकृत संख्या, इसका अंत नहीं जान सकते। ठीक है। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि पूर्ण संख्याओं का सभी मूलभूत संख्या जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भागा सीखा होगा। आप यह भी जानते हैं कि इनका प्रश्नों को हल करने में किस प्रकार अनुप्रयोग किया जाता है, कि कैसे 2 3 4 5 6 7 सभी को अगर जोड़ना, घटाना, भागा करना हो, ठीक है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं कि कहाँ किसको जोड़ना है, कहाँ किसको घटाना है। ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि हम जो जितनी भी पूर्ण संख्या देखा है 0 से लेकर के अनंत तक, ठीक, अब उसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो संख्या रेखा क्या होती है? जैसे ये रेखा है, अब पूर्ण संख्या को यहाँ हमें प्रदर्शित करना है। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह आगे हम पूर्ण संख्या को एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ये क्या है? संख्या रेखा। ठीक है। तो ये अगर संख्या रेखा है तो प्रत्येक क्या है? ये 0 है, फिर ये 1 है, फिर 2 है, ये फिर 3 है, फिर ये 4 है, ये 5। तो सभी के बीच जो दूरी है इसको क्या बोलते हैं? ये इकाई दूरी, यानी कि 1। सभी के बीच की दूरी क्या है? 1 है। 0 से 1 के बीच जाएंगे तो 1 चलना पड़ेगा, फिर 1 से 2 के बीच जाएंगे तो 1 चलना पड़ेगा, 2 से 3 चल, यानी कि पूर्ण संख्या का अगर हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं तो जितनी भी पूर्ण संख्या हो उसके बीच की दूरी जो होती है उसको इकाई दूरी कहते हैं, यानी कि इकाई मात्रक। ठीक है। इकाई यूनिट जो भी कह लें आप। ठीक है। तो चलिए अब यहाँ देखते हैं कुछ क्वेश्चन को, कि ते हम यहाँ संख्या रेखा है और हमें 2 और 4 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है। तो क्या है? 2 से 3 के बीच की दूरी कितनी होगी? 1 इकाई। फिर 3 से 4 के बीच दूरी क्या होगी? 1 इकाई। तो कितनी हो गई? 2 इकाई, यानी कि 2 यूनिट। तो हम इस तरह किसी भी संख्या रेखा पर जितने भी पूर्ण संख्या, 2 पूर्ण संख्या के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हम ने देखा कि संख्या रेखा पर संख्या 7 और 4, संख्या 7 4 के दाईं ओर स्थित है। हाँ, 4 के दाईं ओर 7 स्थित है। ठीक। और 7 के बाईं 7 संख्या 4 से बड़ी है, ये भी सही है। 4 से बड़ी 7 है। ठीक। अर्थात 7 ग्रेटर देन 4, यानी कि 7 ग्रेटर देन 4। ठीक। अब संख्या 6 के दाईं ओर स्थित है, यानी कि संख्या 8 संख्या 6 के दाईं ओर स्थित है। तो संख्या 6 के दाईं ओर यहाँ 8 स्थित है। ठीक है। तो 6 से बड़ी 8, तो कैसे लिखेंगे? 8 ग्रेटर देन 6। ठीक है। और यहाँ हम देखेंगे कि 2 5 के बाईं ओर स्थित है।
तो बाईं ओर स्थित है तो क्या लिखेंगे इसको, 2 लेस देन 5, यानी कि 2 से 5 से छोटी है 2। क्यों कि इधर की ओर अगर बाईं ओर आ रही है तो दूरी घटती है, और दाईं ओर जा रही है तो दूरी बढ़ती है। तो 5 से बाईं ओर 2 है, दूरी घटेगी, यानी कि उससे छोटा होगा ये। और 5 से दाईं ओर जा रही है आगे, तो 5 से बड़ी होगी 8। ठीक। तो इसी तरह हम अगर कोई संख्या रेखा ले, इस पे संख्या बैठा दे 0 1 2 3 4 5, पूछ दे कि 2 से 5 की स्थिति क्या है। ठीक है, 2 से 5 की स्थिति क्या है, 2 के दाईं ओर है 5। ठीक है, 2 के दाईं ओर 5 है तो क्या है, दाईं ओर होती है बड़ी, बाईं ओर होती है छोटी। तो 2 से बड़ी होगी 5। फिर अगर 0 के बारे में बोला जाए तो बाईं ओर है, बाईं ओर क्या होगी, छोटी। 0 छोटी होगी 2 से। ठीक है, तो आप 10 और 20 के बारे में क्या कह सकते हैं, यानी कि 10 है तो 10 के दाईं ओर तो 20 होगी ना, तो क्या होगी 20 10 से बड़ी होगी, यानी 20 ग्रेटर देन 10, यानी 20 ग्रेटर देन 10। और आप 30 12 18 संख्या को रेखा पर अगर देखिए, आप स्थित कीजिए रेखा खींच के, और देखिए कि क्या कौन सी संख्या सबसे बाईं ओर स्थित है। वो सबसे बाईं ओर स्थित क्या होगा, 12, फिर 18, फिर 30 होगा। ठीक है, तो 18 के बाईं ओर 12 है, यानी कि 12 18 से छोटी होगी, यानी कि 12 लेस देन 18। और 18 से बड़ी है 30, यानी कि 18 लेस देन 30। ठीक है, अब हम इसी तरह और भी संख्या को जांच सकते हैं। जैसे 1005 है, 9756 है, यानी कि 1005 से बड़ी 9756 है। ठीक है, तो अगर हम यह देख लें कि संख्या रेखा पर जो भी संख्या हो, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, अगर संख्या 2 है कोई भी, अगर उसके वो दाईं ओर स्थित है, दाईं ओर यानी कि परवर्ती है, ठीक, और बाईं ओर कोई संख्या स्थित है यानी कि पूर्ववर्ती है, ठीक, पूर्ववर्ती है तो छोटी होगी संख्या, अगर परवर्ती कोई संख्या है वो संख्या बड़ी होगी। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए और याद भी कर लीजिए। ठीक, अब हम देखते हैं कि संख्या रेखा योग क्या होता है। जैसे हम यहाँ संख्या रेखा देख रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 3 और 4 के योग हमें देखना है कि 3 प्लस 4 कितना होता है, यानी ये जो संख्या रेखा 3 है और 4 है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। ठीक, तो हमने देखा कि यहाँ 3, ठीक है, और हमें उसमें 4 जोड़ना है, यानी कि यहाँ से यहाँ 1 यूनिट होता है, और यहाँ से वहाँ 1, और यहाँ से यहाँ 1, और यहाँ से यहाँ 1, यानी कि 3 से 4 1 यूनिट, 4 से 5 1 यूनिट, 5 से 6 1 यूनिट, और 6 से 7 1 यूनिट। तो टोटल कितने हो गए, 4 यूनिट, यानी कि 3 में अगर हमने 4 जोड़ दिया कहाँ पहुँच गए हम, 7। ठीक है, तो इसी तरह 4 और 5 का हम देखते हैं।
4 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तब क्या होता है। अब जैसे यहाँ 4 है और इसमें 5 हमें जोड़ना है, तो हमें आप 5 यूनिट चलना पड़ेगा। यहाँ 8 कर देते हम, यहाँ 9 कर देते, ठीक है। तो 4 से 5 1 यूनिट, फिर 5 से 6 1 यूनिट, फिर 6 से 7 1 यूनिट, फिर 7 से 8 1 यूनिट, और 8 से 9 1 यूनिट। कितना हो गया? 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट और 1 यूनिट, टोटल कितना हो गया? 5 यूनिट। तो 4 से अगर 5 यूनिट हमने चला तो कहाँ पहुँच गए हम? 9 पर। तो संख्या रेखा पर जो योग होता है हम उसे इस तरह करते हैं कि अगर हमें किसी भी संख्या अंक में अगर 2 में अगर 3 जोड़ना हो तो 2 को दर्शाते हैं पहले, फिर 3 यूनिट चलते हैं, और 3 यूनिट चलने के बाद हम जहाँ पहुँचते हैं वो उस अंक में जो दूसरे अंक का योग है वो हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक। इसी तरह अगर हम इसमें घटाते हैं अगर संख्या रेखा पर कोई संख्या को, यानी कि संख्या रेखा पर हम पूर्ण संख्या को ही दर्शाते हैं। अगर हम दो पूर्ण संख्या को अगर हम घटाना चाह रहे हैं तो कैसे घटाया जाएगा? तो घटाते कैसे हैं बड़ी संख्या में छोटी संख्या को, ठीक। तो पूर्ण संख्या में हम जब घटाते हैं तो बड़ी पूर्ण संख्या में छोटी पूर्ण संख्या को, ठीक है। क्योंकि अगर छोटी पूर्ण संख्या में अगर बड़ी पूर्ण संख्या को हम घटाएंगे तो हमें माइनस में संख्या प्राप्त होगी, जो कि अभी संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या है, तो ये पूर्णांक हो जाएगी। पूर्णांक क्या होती है? माइनस और जीरो और प्लस, यानी कि जो संख्या माइनस में है वो पूरी संख्या, और जो जीरो है और बाकी जो प्लस में जितनी भी संख्या है वो पूर्णांक कहलाती है। तो हमें संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या को दर्शा रहे हैं और पूर्ण संख्या का हम घटाव कर रहे हैं, यानी कि व्यवकलन कर रहे हैं। तो पूर्ण संख्या अगर व्यवकलन कर रहे हैं तो हमें बड़ी पूर्ण संख्या में छोटी पूर्ण संख्या को घटाना है, ठीक। तब हमें जाके एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी जो संख्या रेखा पर दर्शाया भी गया है। अगर छोटी में बड़ी को घटा देते हैं तो हमें माइनस में प्राप्त होगी, जो इस संख्या रेखा पे नहीं दर्शाया गया है, ठीक है। अगर यही चीज हम पूर्णांक संख्या रेखा पे दर्शाते, जैसे -1 -2 -3 इस तरह, या जीरो, कुछ भी पूर्णांक को अगर संख्या रेखा पे दर्शाते, तब अगर हम घटाव करते तो हम क्वेश्चन के अनुसार जो भी रहता, अगर 6 में 7 को भी घटा सकते थे तो -1 आती, -1 को हम यहाँ दर्शा सकते थे। लेकिन यहाँ तो पूर्ण संख्या के बारे में कहा जा रहा है और पूर्ण संख्या का हम यहाँ घटाव कर रहे हैं। तो पूर्ण संख्या के घटाव में हम क्या करते हैं? बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं, ठीक। तो जैसे अब हमें 7 से 5 घटाना है तो हम क्या करेंगे? तो हम 7 से चलेंगे 5 यूनिट पीछे, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट और 5 यूनिट, तो हम कहाँ पहुँचे? 2 पे, ठीक है। इसी तरह हम और भी संख्या का, जैसे 6 -2 है, इसका भी कर सकते हैं। 6 है, अब 2 यूनिट घटाएंगे, 1 यूनिट 2 यूनिट, कहाँ पहुँचे हम? 4 पर। तो हम इस तरह घटाव कर सकते हैं संख्या रेखा पर, ठीक है। अब हमें संख्या रेखा पे गुना देखना है। इसी तरह हम गुना भी कर सकते हैं, जैसे अब 4 और 3 को गुना करना है तो गुना करने के लिए हम क्या करते हैं? 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे 4 और 3 को गुना करना है, 4 और 3, यानी कि 4 3 बार आएगा, ठीक है, या 3 4 बार आएगा, कोई एक ही बात है, या 3 4 बार कर दीजिए या 4 3 बार कर दीजिए,
बात बराबर ही है। तो हम यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि 4 को हमें 3 बार लिखना है, यानी कि 4 यूनिट 3 बार हमें पार करना है। तो 4 यूनिट कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? तो 0 से ही तो स्टार्ट करेंगे ना। 0 से 4, फिर 4 से 8, फिर 4 8 से 12, इसी तरह ना। तो हम गुना में 0 से स्टार्ट करते हैं। 4 गुने 3 है, यानी कि 4 3 बार, या तो 3 4 बार कर लीजिए। तो 0 से हमने यहाँ क्या है, 3 4 बार, यानी कि 3 यूनिट 4 बार लिया गया है। 0 से 3, फिर 3 से 6, कितना यूनिट हो गया इसमें? 3 यूनिट, इसमें भी 3 यूनिट। फिर 6 से 9 3 यूनिट, फिर 9 से 12 3 यूनिट, कितना हो गया? 3 यूनिट 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 3 यूनिट 4 बार लिया गया। ठीक है। इसी तरह हम 4 गुनी 2 कर सकते हैं। 4 गुना 2 है, यानी कि 4 यूनिट 2 बार लिया जाएगा, या 2 यूनिट 4 बार लिया जाएगा। तो अगर संख्या रेखा है, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। ठीक है। तो 4 यूनिट 2 बार लिया जाएगा। तो जहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? 0 से, क्योंकि 4 यूनिट है। तो 1 यूनिट अगर स्टार्ट होगा तो 0 से ही स्टार्ट होगा। तो पहला 4 यूनिट कहाँ से होगा स्टार्ट? 0 से स्टार्ट होके 4 तक जाएगा। अब फिर 4 से स्टार्ट होके 8 तक जाएगा, क्योंकि 4 यूनिट करके हमें 2 बार लेना है। ठीक है। तो पहला 4 यूनिट, फिर दूसरा 4 यूनिट, कहाँ पहुँच गए हम? 8 पे। इसी तरह संख्या रेखा पर आप गुना भी कर सकते हैं। ठीक। अब हम सवाल पे जाते हैं, देखते हैं क्या सवाल है। जैसे यहाँ दिया गया है कि 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्या निकली। तो 10,999 है, इसके अगली एक प्राकृत संख्या क्या होगी? 1 जोड़ देंगे तो 0, फिर बचा 9, फिर बचा 9 10। तो चलिए हम सवाल देखते हैं, प्रश्नावली 2.1 का। तो सवाल पहला है 10,999, और बोल रहा है कि अगली 3 प्राकृत संख्या। तो इसकी पहली प्राकृत संख्या क्या होगी? 1 जोड़ेंगे तो 0, फिर 0, फिर 0, 1 1, ये फर्स्ट प्राकृत संख्या होगी। फिर इससे अगली एक प्राकृत संख्या कौन सी होगी? फिर इसमें 1 जोड़ देंगे, 1 0 0 1 1, ये सेकेंड होगी। फिर अगली प्राकृत संख्या क्या होगी? फिर इसमें 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगी? 0 0 1 1, ये हो गई थर्ड प्राकृत संख्या। यानी कि 10,999 के बाद 3 जो प्राकृत संख्या है वो क्या है? 11,000, 11,001 और 11,002। ठीक है। इसी तरह आप इसका क्या बोल रहा है कि 10,001 के ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या लिखिए। तो इसमें भी आप क्या करेंगे? 1 घटा दिए, क्या हो गया? 0 0 0 0 1, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, इसमें 1 घटा दिए 9। ठीक है। 9 9 9, ठीक। 9,999। फिर थर्ड कौन सी होगी? फिर इसमें घटा दिए 8 9 9 9, 9,999। कौन सी हो गई पूर्ण संख्या? एक 10,001 से पहले 3 पूर्ण संख्या कौन कौन सी हो गई? ये, यानी कि पूर्ण संख्या में सिर्फ 0 ही एक्स्ट्रा है, बाकी सेम प्राकृत संख्या की तरह है। तो ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है। ठीक है। तो अब इसको जो लिया गया है, इस संख्या को ये पूर्ण संख्या के रूप में लिया गया है, और इसके पहले जो 3 पूर्ण संख्या है वो लिखने के लिए बोला गया। तो हम एक एक माइनस करके लिखते जाएंगे। ठीक है। अब जैसे सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या
जीरो। क्यों? यहीं से जी पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है। 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है? अब 32 है और यहाँ 53 है, तो बीच में कौन कौन सी है? ना 32 ना 53 लेना है, तो कौन सी होगी? 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। ठीक, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 40 तक हो गए। फिर 50 तक, 40 से 50 कितने हो गए? 10, यानी कि 10 इधर हो गए। इधर कितने हैं? 3 2 5 3 8, 8। 50 तो हो गए, 50 फिर 51 और 52, कितने हो गए? 2, यानी कितने हो गए? 20। ये तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया। अब डायरेक्ट बताया। अब देखिए, अब गिनती करते हैं। 32 से 53 के बीच, 32 और 53 के बीच में लेना है। कौन कौन सी होगी? 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 और 51, 52। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने हो गए टोटल? 20 पूर्ण संख्या। किन के बीच? 32 और 53 के बीच कितने पूर्ण संख्या है? 20। अब हम इस संख्या पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे 5 नंबर पे। इसके परवर्ती लिखने के लिए बोला जा रहा है। परवर्ती यानी इसके आप बना लीजिएगा, इसके बाद कौन संख्या हो, इसके बाद इसके बाद इसके बाद कौन संख्या हो। अब ये पूर्ववर्ती है, इसके पहले इसके पहले इसके पहले वाली संख्या हम बना लेंगे। ठीक, अब 7 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि संख्या के निम्नलिखित युग्मन से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पे कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है और इनके बीच उपयुक्त चिन्ह का प्रतीक का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। तो देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि 530 है और 503 है, और हमें पता है कि जो बड़ी संख्या होती है वो संख्या रेखा पे दाईं ओर होती है। तो 503 के दाईं ओर कौन सी संख्या होगी? 530। इसको कैसे लिखेंगे? 530, 503 लेस देन 530, यानी कि 503 530 से छोटा है। ठीक, इसी तरह 370 जो है बड़ा है 307 से, और बड़ा है यानी कि ये दाईं ओर होगा। ये 307 बाईं ओर होगा। ठीक, तो अगर दाईं ओर है तो ये बड़ी होगी, तो ये बड़ी की तरफ मुंह कर देंगे, यानी कि ये जो खुला मुंह है इस चिन्ह का, जो खुला मुंह रहेगा ना, ये खुला मुंह, ये जिसके तरफ है वो संख्या बड़ी होगी। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सी संख्या सत्य है और कौन सा असत्य है। ठीक, अब देखते हैं। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, गलत है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है, गलत है, क्योंकि 399 का पूर्ववर्ती कौन सा होगा? 398। ठीक, ये हो गया, ये हो गया। अब शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, एकदम सही है। 600 599 का परवर्ती है, एकदम सही है, क्योंकि 599 के बाद कौन सा आता है? 600। ठीक, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अंत तक जाती है।
और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, अंत तक जाती है, तो ये प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में शामिल हो जाती है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 5 6 7 आगे अंत तक जाती है, और ये 1 से स्टार्ट होकर अंत तक जाती है, यानी कि 1 2 3 4 5 इसमें भी है, अंत तक इसमें भी 1 2 3 4 5 है, तो पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या शामिल है। ठीक, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, एकदम गलत। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या में 0 नहीं है और पूर्ण संख्या में 0 है, इसलिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक, 2 अंकों की पूर्ण संख्या एक पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। यहाँ बोला जा रहा है कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। अब जैसे 2 अंक की संख्या है ये पूर्ण संख्या, ठीक, इसका जो पूर्ववर्ती है ये क्या होगा? 9। तो यहाँ यही बोला जा रहा है कि 2 अंक की पूर्ण संख्या पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या नहीं हो सकती, एकदम गलत बात है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 अंक की जो पूर्ण संख्या 10 है उसका पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या 9 हो रही है। ठीक, अब हम यहाँ अगला क्वेश्चन H नंबर का देखते हैं। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, एकदम गलत। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, एकदम सही बात है, क्योंकि प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट ही होती है। पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, गलत है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए एक का पूर्ववर्ती 0 होगा। पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 और 12 के बीच में स्थित है, एकदम गलत है। 11 और 12 के बीच में कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, एकदम सही है। पूर्ण संख्या 0 से ही स्टार्ट होती है, तो इसके पूर्ववर्ती कौन सी संख्या होगी? कोई नहीं। एम में है कि 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंक की एक संख्या होती है, बिल्कुल गलत बात है। 2 अंक की संख्या 99 है, इसका परवर्ती तो 100 होता है। ये 3 अंक की संख्या, ये 2 अंक की संख्या है, तो ये कथन गलत है। ठीक, तो अब हमने क्या पढ़ा? हमने देखा कि संख्या 1 2 3 जिनका प्रयोग हम गिनती के लिए करते हैं वो प्राकृत संख्या कहलाती है। यदि आप किसी प्राकृत संख्या में 1 जोड़ते हैं तो आपको परवर्ती मिलता है, यदि किसी प्राकृत संख्या में घटाते हैं तो पूर्ववर्ती मिलता है, ये हम पढ़ चुके हैं। और प्रत्येक प्राकृत संख्या के एक प्रवर्ती होता है, एक को छोड़कर। प्रत्येक प्राकृत संख्या के एक पूर्ववर्ती भी होता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी हमने पढ़ा है, क्योंकि एक से ही प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है, इसके पूर्ववर्ती कोई प्राकृत संख्या होगी नहीं। यदि हम प्राकृत संख्या के संग्रह में अगर 0 जोड़ते हैं तो हमें पूर्ण संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। इस प्रकार हम 0 1 2 3 4 5 6 बाकी अनंत तक संख्याओं का संग्रह जो बनती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक, प्रत्येक पूर्ण संख्या का एक पूर्ववर्ती होता है 0 को छोड़कर। नहीं, प्रत्येक पूर्ण संख्या के एक परवर्ती होता है, बिल्कुल सही बात है। 0 को छोड़ करके प्रत्येक पूर्ण संख्या का एक पूर्ववर्ती होता है, एकदम बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 0 ही पूर्ण संख्या का स्टार्टिंग नंबर है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या भी है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है, बिल्कुल, ये हमने पढ़ चुके हैं। हम एक रेखा लेते हैं और एक बिंदु अंकित करते हैं और जिसे हम 0 नामांकित कर रहे हैं। फिर हम 0 के दाईं ओर समान अंतराल पर बिंदु अंकित करते जाते हैं। इस प्रकार हमें 1 2 3 से नामांकित करते हैं। इस प्रकार हमें एक संख्या रेखा प्राप्त होती है जिस पर पूर्ण संख्याएं को दर्शाया जाता है, और हम इस संख्या रेखा पर आसानी से संख्याओं को जोड़, व्यवकलन, गुणा, भागा जैसी संक्रिया कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी हमने पढ़ा कि संख्या रेखा है कोई, हम 0 से स्टार्ट कर 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं, और सभी सेम यूनिट पर होता है, यानी कि 1 से 0 से 1 के बीच दूरी उतनी होगी जितना 1 से 2 के बीच होगी,
और 3 से 4 के बीच भी, 2 से 3 के बीच भी उतनी दूरी होगी और 3 से 4 के बीच भी उतनी, यानी कि सेम दो पूर्ण संख्या के बीच सेम दूरी होगी। और सेम दूरी कितनी होगी उसको हम 1 यूनिट बोलते हैं। ठीक। और इस जो संख्या है इस संख्या रेखा पर इसका हम संक्रिया कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं, घटा कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। ठीक। और हम देखते हैं अगली चीज जो हमने सीखा है कि संख्या रेखा पर दाईं ओर चलने पर संगत योग प्राप्त होता है, जबकि बाईं ओर चलने पर संगत व्यवकलन प्राप्त होता है। शून्य से प्रारंभ करके समान दूरी के कदम से गुणा करने पर गुणा प्राप्त होता है। बिल्कुल, अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि संख्या रेखा पर अगर हम दाईं ओर जैसे 1 2 3 4 5 दाईं ओर चलते हैं, जैसे 1 से हम दाईं ओर चलेंगे क्या प्राप्त होगा हमें, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, यहाँ से हम 3 यूनिट दाईं ओर चले तो 1 से 3 यूनिट दाईं ओर चले क्या प्राप्त होगा हमें 4। तो हमें क्या प्राप्त हो गया 4। तो ये एक में 3 यूनिट जोड़ करके ही प्राप्त हुआ। तो दाईं ओर चलने पर योग होता है। अगर हम यहाँ 5 से बाईं ओर चले तो 1 तक आए तो हमें कितना यूनिट चलना पड़ेगा बाईं ओर 4 यूनिट। तो 5 में हम अगर 4 यूनिट बाईं ओर चले यानी कि हमें 1 पे आ गए तो ये 5 में 4 घटा करके ही 1 आया। तो 5 अगर संख्या रेखा पर हम अगर बाईं ओर चलते हैं तो हमें व्यवकलन प्राप्त होता है, यानी कि घटाव प्राप्त होता है और घटा करके जो संख्या आती है वो हमें प्राप्त होता है। और अगर शून्य से स्टार्ट करके हम समान दूरी एक कदम से गुना समान दूरी चलते हैं, जैसे शून्य है और 2 यूनिट हम चलते रहे, यहाँ शून्य से 2 फिर यहाँ से 2 फिर आगे जैसे यहाँ 6 है फिर यहाँ से 2 हम चले। ठीक। शून्य से स्टार्ट करके 2 फिर 2 फिर 2 तो क्या हो गया 2 यूनिट करके हमने 3 बार चला तो कितना प्राप्त हो गया हमें 6। तो हम 6 तक आ गए। ठीक। ये हमने अभी पढ़ लिया। तो आज की क्लास यही ख़त्म होती है और आप लोगों से अनुरोध है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और देखें अगर समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करें, और कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख के हमें भेजें, मैं उसका समाधान या नई वीडियो बना के उसमें हम डाल देंगे। ठीक है, धन्यवाद।